सर्वेभ्यो नमो नमः। यथा पूर्वं वयं जानीमः यत् एकः पाठः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याम् अन्यतमं प्रकरणं कारकप्रकरणं तस्य चलति स्म। अपरश्च लघुसिद्धान्तकौमुद्याः। पुनः अद्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पाठमादाय भवतां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। पाठारम्भः स्यात् ततः पूर्वम् एकं मङ्गलं श्लोकं प्रस्तौमि, यथा भवन्तोऽपि मङ्गलयुक्ताः भवन्तु इति। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। पुनः एकदा भवतां समेषां श्रोतॄणां पाठेऽस्मिन् स्वागतं वच्मि। यथा भवन्तः जानन्ति यत् पाठोऽयं हिन्द्यामेव चलति, तर्हि हिन्दीम् अनुसरामः। आरभ्यते। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग पिछले लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ में आपने इत्येधत्यूट इस सूत्र के संपूर्ण वार्तिकों का तात्पर्य और अर्थ समझा, प्रक्रिया समझी। आज जिस सूत्र का क्रम है वह सूत्र है उपसर्गाः क्रियायोगे। तो हमें समझना यह पड़ेगा कि यह जो सूत्र है, यह सूत्र उपसर्ग संज्ञा करता है, संज्ञा सूत्र है। समझिएगा बात को। जैसा जो प्रारंभिक भेद है सूत्रों का स्वरूप है, तो षड्विध सूत्र में यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र में आप जानते हैं दो तत्व होते हैं, संज्ञी तत्व है और संज्ञा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि प्रादयः ये संज्ञी है, प्रादयः सूत्र है, वहीं से आप इस चीज को लाइए। प्रादियों की क्रिया योग में, समझिएगा बात को, क्रिया योग है यदि, तो उपसर्ग संज्ञक होते हैं प्रादि, अर्थात प्रादयः उपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति क्रिया योगे। समझिए बात को। यदि क्रिया का योग है तो निश्चित रूप से प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रादि आप जानते हैं, प्र, परा, अपसम, अनुअव, निस, निर, दुस, दुर इत्यादि जितने भी हैं 22 जो उपसर्ग प्रादि कह लीजिए, प्रादि 22 हैं और उन्हीं की उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग संज्ञा में और भी चीजें आप समझ लीजिए। कैसे प्रादि हों? तो अद्रव्यार्थक हों। समझिएगा बात को, माने असत्वभूत हों। सत्व आप जानिए
लिंग संख्या कारकान्वित्वम सत्वम है, तद भिन्नम असत्वम है। अर्थात लिंग संख्या कारकान्वित्वम असत्वम है, माने अद्रव्य। तो अद्रव्यार्थक यदि प्रादि हैं तो निश्चित रूप से उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। समझ में आ गई बात? तो ठीक है, सत्व की बात यदि करें तो जानना चाहिए, लेकिन प्रारंभिक सूत्र के स्वरूप को आप जान लीजिए। यह सूत्र उपसर्ग संज्ञा करता है। कब करता है? तो क्रिया का योग हो। क्रिया क्या है यदि जानना है तो क्रिया यहां पर साध्यभूत व्यापार ही लीजिएगा। दो तरह का व्यापार संभव है, एक सिद्ध व्यापार माने सिद्धा क्रिया है, और दूसरी क्रिया जो है साध्या क्रिया है। यहां पर निश्चित रूप से और जो क्रिया के विषय में बात होती है वो साध्यभूत व्यापार, साध्या क्रिया समझना चाहिए। और साध्य व्यापार धातुपस्थाप्य होता है, ध्यान रखिएगा। धात्वर्थ फल और व्यापार, इस पर हम यहाँ विस्तार नहीं देना चाहते। केवल आप ये समझिए कि धातु का अर्थ फल और व्यापार, क्रिया, और वो धातु कहीं रहे लेकिन धातु से जो उपस्थापित क्रिया है वह साध्यभूता क्रिया ही होगी। साध्यभूता क्रिया वह है जिसे कारक की आकांक्षा होती है लेकिन क्रियांतर की आकांक्षा नहीं होती है, ये समझिए। अर्थात व्यापारानाकांक्षत्वम, समझिएगा बात को, माने पचति आप कह दीजिए तो पचति कहने पर व्यापारांतरानाकांक्षत्वम इत्येव खलु साध्यत्वम। दूसरे पचति कहने पर संपूर्ण अर्थ की या क्रियांतर की आकांक्षा नहीं होती है, वो संपूर्ण अर्थ पचति ने कह दिया। कारक की आकांक्षा जरूर बनती है। किम पचति, केन पचति, कह पचति, ये साध्यभूत व्यापार को व्यापार में आकांक्षा बनती है लेकिन क्रियांतराकांक्षा नहीं होती है। यही साध्यभूत व्यापार है। और उसके योग में समझिएगा बात को, प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है। एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि जब भी, ध्यान रखिएगा, यत क्रिया युक्त प्रादि होंगे उसी के प्रति उनका उपसर्गत्व तो समझना चाहिए। यदि उसका योग दूसरी किसी क्रिया के साथ है और आप ये कह दीजिए कि निश्चित तो क्रिया योग तो कहलाया ही, तो आप दूसरे के प्रति उपसर्ग माने योग दिखा करके और दूसरे को कोई कार्य करें आप, तो यह कार्य ऐसा नहीं यहाँ मान्य है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस चूंकि आप देखेंगे क्रिया योगे ये है, तो यहाँ पर क्रिया योगः इति क्रिया योगा, क्रिया सह योगः इति क्रिया योगा, समास आप जो है क्रिया करणक योगः इति क्रिया योगा, ये इस तरह से समास करके आप क्रिया योग शब्द बना। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सहार्थ की उपस्थिति में भी तृतीया विभक्ति देखी जाती है और उसी तृतीया के कहने मात्र से, तृतीयांत के कहने मात्र पद से, माने क्रिया इत्येव कहने से योगार्थ की उपस्थिति हो जाएगी, माने सहार्थ की उपस्थिति हो जाएगी। जैसे अस्तो हो, अश्चुना, अश्चु इत्यादि में आप देखिए, अश्चुना माने अश्चुना योगे, तो पुनः योग ग्रहण क्यों कर रहे हो? तो योग ग्रहण से आप जानो कि यत् क्रिया युक्ता प्रादय तम प्रत्येव गत्युपसर्ग संज्ञका स्यु। ध्यान रखिएगा, जिसके प्रति
माने उनका युक्तत्व संबंध होगा, उसी के प्रति उनका उपसर्गत्व कहा जाएगा। केवल स्वरूप योग्यतया यदि उनका योग संबंध देखा जा रहा है तो वहां पर उपसर्गत्व उस क्रिया के प्रति नहीं कहा जाएगा। जैसे विशेचक एक शब्द है तो वहां पर उपसर्गात सुनोति सुवति इत्यादि सूत्र के द्वारा यदि खत्व की बात करें तो खत्व नहीं होगा, क्योंकि सिच धातु ठीक है लेकिन जो उसका योग है वो उसके साथ नहीं है। विगताः सेचकाः इति विशेचक बनता है, तो वो माने गम धातु उपस्थाप्य जो क्रिया है उस क्रिया के प्रति उसका योग कहा जाएगा, सिच के प्रति योग नहीं है। यही योग ग्रहण का फल समझिए। तो इस पर ज़्यादा विचार नहीं अपने को करना है, चूँकि लघु सिद्धांत कौमुदी है तो आप इतना समझ लो कि उपसर्ग संज्ञा होती है क्रिया के योग में होती है, माने क्रिया रहे और जिस क्रिया के प्रति उसका संबंध कहा जाएगा उसी के प्रति जो है उपसर्गत्व होगा, अन्य के प्रति उसका उपसर्गत्व माना ही नहीं जाएगा। तो बस इतना स्मरणीय है यहाँ, तो ठीक है, हो गई बात। उपसर्ग संज्ञा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? प्रादियों की कर रहे हैं। प्रादियों की स्थिति क्या हो तो अद्रव्यार्थक हो, मैंने मैंने असत्ववाची हो। सत्व मैंने बताया, यदि उसके विग्रह की बात करें सत्व तो सीदंती, समझिएगा, निविशन्ते विशेषण भावेन के जाति गुण क्रिया यत्र, तो यत्र मतलब द्रव्य, समझ रहे हैं, यही सत्व हुआ। और इससे भिन्न जो होगा वही असत्व होगा, जो मैंने पहले ही आपको बताया, समझ रहे ना। और सरल तरीके से समझना है तो सर्वनाम परामर्श योग्यम सत्वम द्रव्यम, और यन्नास्ति सर्वनाम परामर्श योग्यम तदसत्वम तदद्रव्यम, ये आप जानिए। जैसे घटोस्ति, तो यहाँ पर सर्वनाम का आप प्रयोग करते हो तमाने, तो अत्र किम घटः द्रव्यम, घटत्वम अस्ति, हैं, तम पश्य, तमाने, तब आनयन तो संभव नहीं, तम पश्य, तो घटत्वम अत्र द्रव्यम। तथैव पाचकः इत्यत्र द्रव्याश्रयः द्रव्यम, समझ न। क्रियास्त्री अत्र क्रिया द्रव्यम, शुक्लो गुणो गुणः अस्ति अत्र गुणो द्रव्यम। तो इस तरह से जो परामर्श योग्य हो उसको आप सत्वम द्रव्यम कह सकते हैं। और वही जो मैं पहले बताया कि जहाँ लिंग संख्या कारक का अन्वय न हो ऐसा तत्व यहाँ पर असत्व कहलाता है, अद्रव्य कहलाता है। और अद्रव्यार्थक प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है, शर्त है क्रिया योग रहे। क्रिया भी आप जान ही गए। अब स्वाभाविक है कि क्रिया को कहता कौन है, तो मैंने बताया धातु, माने फल व्यापार्यो हो धातु हो। धातु का जो अर्थ है, धात्वर्थ है, वो फल और व्यापार है, समझिएगा। तो धातु संज्ञा किसकी होती है पता चलना चाहिए ना। धातु, भाई धातु जानेंगे तभी ना उसका अर्थ समझ में आएगा। धातुए का पता नहीं है, अर्थ की कैसे फिर चर्चा हो। तो इसलिए जो है अगला सूत्र जो लिखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज जी, वो भुवादेव धातव है। भुवादेव धातव सूत्र क्या करता है, धातु संज्ञा करता है। पहले भी बताए, अत्र संगी वचनम भुवादयः
संज्ञावचनम धातवः, चूंकि उधर बहुवचन है, इधर तो संज्ञा में भी बहुवचन दे दिया। तात्पर्य यह हो गया कि यह भी संज्ञा सूत्र ही है। और इन सूत्रों का चूंकि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम भवति, चूंकि अग्रिम सूत्र, अगला सूत्र है जहां पर हम प्रक्रिया को समझेंगे, उपसर्गाद रीति धातु, तो वहां पर उपसर्गाद रीति धातु सूत्र में उपसर्ग भी है, धातु भी है, तो स्वाभाविक है उपसर्गाद रीति धातु इति, इस वाक्य का अर्थ जानने के लिए सूत्र एक वाक्य रूप में ही है, उसका पदार्थ ज्ञान कारण माने जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए उपसर्ग का मतलब क्या है और धातु का क्या मतलब है, इसीलिए पहले ये दोनों ही संज्ञा सूत्रों का उपाख्यान आचार्य करते हैं। तो सूत्र है भुवादयो धातवः, इसको भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। भुवादयो धातवः में क्या है, क्रियावाचिनो भुवादयो धातु संज्ञा स्यु, ये वहां पर वृत्ति लिखते हैं। तो प्रारंभिक तौर पर, बाद में थोड़ा बहुत जो लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर विचार किया जा सकता है उसको करते हैं, लेकिन पहले उसका सामान्य अर्थ जान लेते हैं। अर्थ क्या है आप समझिए कि क्रियावाचिनो भुवादयो धातु संज्ञा, क्रियावाची भू प्रवृत्ति की धातु संज्ञा होती है। समझिएगा बात को, यह सामान्य अर्थ है। तो क्रियावाचित तो होना चाहिए, समझिएगा, तब भू प्रवृत्ति जो है उनकी धातु संज्ञा होगी। सूत्र में भूवादय लिखा है, भुवादय ने लिखा है, वृत्ति में वो चीज नहीं दिख रही है। समझिए क्या है क्या। भूवादय में समास है। पहले आप द्वंद्व समास करिए, भू और वा में दोनों धातु हैं, भूश्च वाश्च इति भुवौ, आदिश्च आदिश्च इति आदि, भुवौ आदि एषाम ते भुवादयः। समझ रहे हैं? तो आदि वहां द्विवचनांत है, भुवौ ये भी द्विवचनांत है। तो आपने देखा कि आदि में भी दो आदि, द्विवचन है तो स्वाभाविक है दो हैं, आदिश्च आदिश्च इति आदि, तो दो आदि हैं। तो एक आदि का अन्वय जो व्यवस्था परक है, अवयववाची है, उसका अन्वय भू के साथ करना है। फिर बोल देता हूं, इधर भूश्च वाश्च भुवौ, यहां भू तत्व वा तत्व धातु, यहां पर भी दो हैं। आदिश्च आदिश्च, आन पूर्वी में कोई भेद नहीं, इसलिए एक शेष आदि द्विवचन हुआ। लेकिन अन्वय की जहां तक बात रही तो क्रम से अन्वय करना है। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि जो आदि है उसका दोनों का भिन्न अर्थ है या एक ही अर्थ है। तो भू के साथ जो आदि अन्वित होगा वह व्यवस्थायाम वर्तते, समझ रहे हैं, और वा के साथ जिसका अन्वय करना है, व्यवस्था मतलब अवयववाची, आप समझो, और वा के साथ जिसका अर्थ अन्वय करना है उसका अर्थ प्रकार है आदि का, समझिएगा। और प्रकार मतलब सादृश्य, सदृश, समझ रहे ना। तो अब देखिए, बहुत सरल तरीके से अर्थ समझिए। वा सदृश, समझिएगा, वा सदृश भू इत्यादि जितने भी, भू से आरंभ करिए, भू प्रभृतियों की
धातु संज्ञा होती है। अब यहां पर जो आप क्रियावाचिनः कह रहे हैं, तो दरअसल सादृश्य जो लिया गया वह सदृश भू प्रवृत्ति, वह का सादृश्य लिया जा रहा है। तो वह का सादृश्य आप जो है ध्यान रखिएगा, कभी भी जो प्रतियोगी है उसका व्यापक जो धर्म होगा, ध्यान रखिए, प्रतियोगिता अवच्छेदक जो व्यापक धर्म होगा उसी धर्म के द्वारा, ध्यान रखिए, सादृश्य प्रतियोगिता अवच्छेदक व्यापक धर्म के द्वारा ही सादृश्य लिया जाता है। वा में वानिष्ठ जो व्यापक धर्म है, ध्यान रखिएगा, प्रतियोगी वा हुआ, तन्निष्ठ जो व्यापक धर्म हुआ वह वहां पर क्रियावाचित्व है। वात तो यदि कहेंगे तो केवल वा में ही रहेगा, अन्यत्र कहीं रह ही नहीं पाएगा। इसलिए व्यापक धर्म जो है उसका वानिष्ठ जो है प्रतियोगिता अवच्छेदक है, जिस प्रकार से वात्व है उसी प्रकार से क्रियावाचित्व भी है। वह जो है अनेक स्थिति में वहां पर जो व्यापक धर्म होगा वह क्रियावाचित्व होगा। तो क्रियावाचित्व ने सादृश्य लेना है। इसीलिए निष्कर्ष जो वृत्ति में लिखते हैं आचार्य वृत्तिकार, वह वही लिखे कि क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञकाः स्युः। समझ में आ गई बात? तो यह धातु संज्ञा करने वाला सूत्र है और इस तरह से धातु का भी ज्ञान हो गया। तो ये दो संज्ञा सूत्र हुए। अब जिस सूत्र की विधि सूत्र की जो बारी है वह विधि सूत्र कौन है? तो वह है उपसर्गाद रीति धातु। समझिए बात को, कौन सूत्र है? उपसर्गाद रीति धातु। इसको भी समझिए। उपसर्गात, तो उपसर्गात में क्या है? पंचमी आप देख रहे हैं, ठीक है ना। आत की यहां पर अनुवृत्ति करिए। किसकी अनुवृत्ति करेंगे? आत यहां पर आता है। जो वृत्ति में लिखते हैं आचार्य वह यही है कि अवर्णांताद उपसर्गाद ऋकारादौ धातौ परे पूर्व परयोः स्थाने वृद्धि रेखा देश स्यात्। यही जो है वृत्ति है। तो पहले वृत्ति को समझ लिया जाए। विधि सूत्र मैं पहले बता दिया। उपसर्गात क्या है? पंचम्यंत है। आत आएगा जो उपसर्गात का विशेषण होगा। और आप जानते हैं विशेषणम यत् तदन्तस्य बोधकम एन विधिस् तदन्तस्य। विशेषण जो भी होता है वह तदंत का उपस्थापक होता है। समझ में आ रही बात? विशेषण जो भी होता है वह तदंत का उपस्थापक होता है। तो हमने देखा कि आत विशेषण है तो तदंत का उपस्थापक होगा तो क्या हो जाएगा? अवर्णांत। देखिए इसीलिए वृत्ति में लिखते हैं अवर्णांताद उपसर्गात। ये चीज जो दूसरी चीज देख रहे हैं आप, उपसर्गाद रीति धातु, ये लिखा है। तो जो रीति है वह सप्तम्यंत अलमात्र बोधक पद है, परिभाषा है। यस्मिन विधिस् तदादावल गृहणे। अल गृहणे अर्थात सप्तम्यंत अल मात्रबोधक यदि पद है तो तदादौ, समझिएगा। तो तदादौ माने तदाद विधि होती है। वो तदंत विधि की बाधिका परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। वहां तदंत विधि नहीं होगी, क्योंकि विशेष विशेषण भाव तो है ही, तो तदंत वो उपस्थित तो होगा, लेकिन उस जो है उसको रोक करके, उसको बांध करके यहाँ पर तदाद विधि होती है। तो तदाद विधि होगी तो रीति है, री वर्णमात्र बोधक पद है, अलमात्र बोधक पद है। तदादि करेंगे तो रिदादि हो गया है। उसी को चूंकि
वर्ण मात्र बोधक वर्णात्कार प्रत्यय विग्रह रिकार ऐसा है, तो रिकार आदि ऐसे, तो रिकार आदि धातु सप्तम्यंत है वही रिकार आदि धातु, अर्थात धातु का वह विशेषण है। तो तदंत विधि तो प्राप्त थी, लेकिन उसको बांध करके यस्मिन विधिस् तदादावल ग्रहणे इस परिभाषा सूत्र के द्वारा तदादि विधि, अरे परिभाषा के द्वारा तदादि विधि कर दी गई। सूत्र मत कहिए, परिभाषा है, ठीक है ना। तो रिकार आदौ धातु ये हो जाएगा। पूर्व परयो सूत्र, एक पूर्व परयो सूत्र का अधिकार है ही, तो पूर्व परयो माने पूर्व स्थानी पर स्थानी, उनके स्थान में एकादेश वृद्धि एकादेशो भवति, यहाँ पर वृद्धि एकादेश। तो अचः स्थाने पूर्व परयो अचो वृद्धि, ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये चीज कैसे कहेंगे भाई? स्थानित्व ने तो पूर्व पर में, तो पूर्व में उपसर्ग है, अवर्णांत उपसर्ग है, पर में रिकार आदि धातु है, तो उपसर्ग और धातु के स्थान में थोड़ा एकादेश करना है। लेकिन अर्थ जो उपस्थित हो रहा है आप देखेंगे तो अर्थ तो ऐसा ही उपस्थित हो रहा है। भाई आप क्या बोलते हैं? अवर्णांत उपसर्ग से परे रिकारादि धातु है यदि, तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता, तो पूर्व में क्या है? अवर्णांत उपसर्ग है, पर में रिकारादि धातु है, तो स्थानित्व ने तो दोनों प्राप्त हुए, तो फिर वृद्धि हो जाएगी, तो फिर तो अनिष्ट है, ये आपत्ति है ये। तो कहें तब तो कहें कि अगर वस्तुतः विचार करिए तो थोड़ा सा वृत्ति में जो है उस व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन अर्थ जो है सटीक निकल जाएगा। कहे क्या? कहे जो आप आत को ला रहे हैं और उसको विशेषण बना रहे हैं और तदंत विधि कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। आप आत को लाइए तो जरूर, लेकिन उसको विशेष बना दीजिए। तो उपसर्ग है, उपसर्गांत माने उपसर्ग ऐसा कहेंगे तो ठीक है। पूर्व पद से माने उसको आत को विशेष करेंगे तो क्या निकलेगा? क्या तो उपसर्ग आत को वो करिए तो उपसर्गावयव, उपसर्ग को आप जो है वहां पर ये चीज इतना जोड़ना पड़ेगा कि उपसर्गावयव जो आकार ऐसा, और धातु है जो धातु, वहां पर भी रीति को विशेष कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपने आत को विशेष कर दिया है, उसी प्रकार से वहां पर भी धातु का विशेष रीत को कर दीजिए। तो उपसर्गावयव जो आकार, उससे परे धात्वयो जो रिकार। तो अब समझिए, तो अब उनके, अब देखिए, तो पूर्व में कौन पकड़ा जाएगा? अब आकार पकड़ा जाएगा, आकार पकड़ा जाएगा, और पर परत्व ने कौन पकड़ा जाएगा? रिकार पकड़ा जाएगा। तो अब आकार और रिकार, इनके स्थान में वृद्धि संभव है। समझिएगा बात को। अब जो पहले अर्थ था कि अवर्णांत उपसर्ग फिर रिकार आदि धातु, तो उपसर्ग और धातु जो है वृद्धि का स्थानीय नहीं है, वृद्धि के की स्थानिता उनमें उपसर्ग और उसमें नहीं है, समझ रहे? तो अब यह है कि कहा जाए सूत्र बल से तो आपत्ति है, लेकिन आप ये चीज कर सकते हैं कि आत को विशेष कर दीजिए, वहां पर ऋत को विशेष कर दीजिए, समझ रहे ना? और उपसर्गावयव जो आकार, उससे परे धात्वय और रिकार, उन दोनों के पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। ऐसा करके आप समझ कर अर्थ कर सकते हैं, तो सटीक अर्थ हो जाएगा। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण है पहला प्रार्छति, दूसरा उपार्छति।
तब प्रकर्षेण रिच्छति, समझना ना, गच्छति इति रि गति प्रापणयोः धातु, ध्यान रखिएगा। उस धातु से माने लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है रिच्छति, तो री को रिच्छ आदेश हो जाता है। पा घ्रा स्थामना दाण दश्यर्ति सर्ति हैं, सद सदाम पिब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्चर्च धौ सी सीधा। तो इस सूत्र से वहाँ पर री को रिच्छ होता है, रिच्छति बना है। समझिए अब, चूंकि री क्रियावाची है तो क्रियावाची होने के कारण वो भू प्रवृत्ति है, तो धातु संज्ञक हो गया, धातु संज्ञा हो गई। क्रिया का योग है, चूंकि वो रिच्छति क्रिया है, धातु संज्ञा हो गई, तो धातु पस्थाप अर्थ फल व्यापार है, व्यापार मतलब क्रिया, तो क्रिया का क्रिया योग हो गया। क्रिया योग में जो प्र है उसकी आप उपसर्ग संज्ञा कर दीजिए। फिर समझिए, संधि विच्छेद प्र धन रिच्छति करिए, बहुत सरलतम तरीके से, क्योंकि अब प्रक्रिया है, वो तो अर्थ विचार की बात थी, तब प्रक्रिया ठीक तरह से समझ लीजिए। प्रा है, रिच्छति है, चूंकि रिच्छति क्रिया है, समझिए बात को, ठीक है, तो क्रियावाचकता है तो वो धातु संज्ञक है, धातु है, ठीक है, धातु संज्ञा हो गई किससे? भुवादेयो धातुवा से। पहले प्रक्रिया यही है, आप भुवादेयो धातुवा से धातु संज्ञा करिए, धातु हो गया तो धात्वर्थ फल और व्यापार मतलब फल और क्रिया है। जब क्रियावाचित तो हो गया तो क्रियावाची होने के कारण क्रिया का योग हुआ, तो क्रिया का योग होने के कारण रिच्छति क्रिया के प्रति प्र क्या है? उपसर्ग हो गया, अद्रव्यार्थक प्रादि है, उसकी आपने उपसर्ग संज्ञा कर दी। अब उपसर्ग हो गया, इधर रिच्छति क्रिया है ही, धातु है ही, धातु संज्ञा कर चुके हैं। तो अब घटाइए अर्थ, अवर्णांत उपसर्ग से परे। तो अवर्णांत उपसर्ग या उपसर्गा अवयव जो आकार, उपसर्ग कौन हुआ? प्रा। फिर समझिए, उपसर्ग कौन हुआ? प्रा। तदवयव आकार रेफोत्तरवर्ती आकार, प्रा में रा है, ध्यान रखिएगा, पा है हलंत, रा है हलंत, उसमें आ है, तब पा रा मिलकर के प्रा, आ मिलाएंगे प्रा, माने आकार है। उपसर्ग कौन हुआ? प्रा। तदवयव आकार हुआ, उस आकार से परे धातु रिच्छति। तदवयव कौन हुआ? रिकार। पूर्व हुआ आकार, पर हुआ रिकार। पूर्व और पर के स्थान में एक वृद्धि आदेश करना है, तो व्याकरण शास्त्र में वृद्धि का मतलब है वृद्धिरादैच, माने दीर्घाकार, चूंकि तपरकरण है तो दीर्घाकार, ऐच मतलब दीर्घ ही, ऐ औ, इनको वृद्धि कहते हैं। फिर बोल देता हूं, तीन वृद्धि है, आ माने दीर्घाकार, आकार, और ऐ औ, ये तीन वृद्धियां हैं। आप जानते हो किसके स्थान, उसके स्थानिक, और यहां पर स्थानिक तो आकार और रिकार में है। अब और ही के स्थान में होने वाली वृद्धि कौन होगी? तो आपने देखा है भाई, आई तो हो नहीं सकती है, क्योंकि आ ए के स्थान में होती है, औ हो नहीं सकती, आ और ओ के स्थान में होती है, बची कौन? आ बची। तो निश्चित रूप से नष्टास्वरथ दग्धन न्याय के आधार पर अ और री के स्थान में होने वाली वृद्धि आ होगी। आ क्या है? अण है, समझिए बात को, आ क्या है? अण है। अण री के स्थान में चूंकि हो रहा है, तो री के स्थान में होने वाला कोई भी अण होगा, वह रेफागम से ही प्रवृत्त होता है। रेफागम शिरस्कः प्रवृत्तो भवति, अर्थात वहां पर रेफ से मतलब समझिए र प्रत्याहार, माने यदि री है तो निश्चित रूप से वहां पर रेफ का आगम होगा, और
रेफ का भी मतलब है, यदि स्थानीय लुरी है तो वहां पर र और ल, ध्यान रखिएगा, यहां पर र प्रत्याहार में र प्रत्याहार रलयोः संज्ञा, ध्यान रखिएगा, र ल की संज्ञा है। आदिरंतेन इस सूत्र के आधार पर र प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, रेफ माने र, ल, ठीक है। अंतिम वहां पर लकार उत्तरवर्ती अकारित संज्ञक है, उसी के आधार पर र प्रत्याहार बनता है। तो निश्चित रूप से उरण रपरह का या उस गुण प्रकरण का आप वीडियो मेरा देखिएगा तो आपको वहाँ पर बढ़िया से समझाए हैं। यहाँ पर केवल प्रसंगवश उल्लेख कर रहा हूँ कि चूँकि होने वाली वृद्धि अण है, तो अण जो भी प्रवृत्त होता है वो रपरः संज्ञो प्रवर्तते। रपर का मतलब यह है कि री के स्थान में हो रहा है तो रेफ, री के स्थान में हो रहा है तो लागम होकर के, माने अर गुण है तो, और यहाँ वृद्धि है तो आर वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो मन रेफागम हो गया तो आ था ही, वृद्धित्व ने जो है आ वृद्धि थी ही, रेफागम हो गया तो आर हो गया। अब जब मिलाएंगे आप तो प्रा में जो आ है उसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ। रिच्छति का जो री है उसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, मूर्धा। और कंठ मूर्धा के स्थान में होने वाली अंतरतम वृद्धि कौन होगी, आर, समझे। इस तरह से पूर्ण रूप से प्रा इधर हलंत बचा, आर ये वृद्धि हो गई, रा हलंत है, उधर क्षति बचा। अब क्या है, रेफ जल तुम्बिका न्याय ने रेफस से ऊर्ध्वगमन, रेफ ऊपर चला जाएगा छा के ऊपर, और प्रा में आ मिल जाएगा। स्वरूप जो बनेगा वो प्रार्क्षति ऐसा बन जाएगा। दूसरा उदाहरण जो लिखा है वो है उपार्क्षति, समझ रहे ना, उप समीपे रिच्छति गच्छति इति उपार्क्षति। वहाँ पर भी वही है, धातु, धातु संज्ञा है, धातु हो गया, क्रिया है, क्रिया का योग है तो उप यहाँ पर उपसर्ग है। अवर्णांत उपसर्ग उप हुआ, ऋकार आदि धातु कौन हुई, रिच्छति हुई। तो पूर्व उपसर्ग अवयव जो आकार, उप का उप हुआ उपसर्ग, उसका अवयव आकार, रिच्छति धातु, धातु हुआ रिच्छति, तदवयव ऋकार, पूर्व पर के पूर्वत्वेन अकार, परत्वेन ऋकार, दोनों के स्थान में होने वाली वृद्धि आ। चूंकि आ है अण, इसलिए उरण रप्रह के द्वारा रेफागम, समझिएगा बात को, वृद्धि का स्वरूप बना आर। आ का कंठ, री का मूर्धा, कंठ मूर्धा वाली वृद्धि आर हो गई। इस तरह से उपार्क्षत यह दूसरा भी उदाहरण बन जाता है। और आज के पाठ में इतना ही। अगले पुनः पाठ में हम लोग मिलते हैं, तब तक कोरोना काल चल रहा है, बहुत सावधान रहिए। और इधर उधर यदि वजह नहीं है तो बाहर मत निकलिए। और निश्चित रूप से हम इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने जो भी इस वीडियो या हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भूत भावन भगवान विश्वनाथ विश्वेश्वर उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मंगलमय रहें, आपके साथ हरदम शुभ ही हो। इसी मन ईप्सित कामना के साथ नमो नमः।